नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में रडार पर मदरसों की फंडिंग सत्यापन के लिए एक्शन प्लान होगा तैयार। एलआईयू फंडिंग की विस्तृत जांच भी करेगी। अवैध मदरसों पर पुलिस का एक्शन प्लान है तैयार। पुलिस हेडक्वार्टर ने 13 जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजा पत्र। जिलेवार 1 महीने के अंदर तैयार की जाएगी लिस्ट। राज्य मदरसा बोर्ड के अनुसार 415 पंजीकृत मदरसे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलआईयू फंडिंग की विस्तृत जांच करेगी। मदरसों में कहां से पैसा आता है, किस तरह से मदरसों में शिक्षा दी जाती है, इन सभी को लेकर एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। और जिलेवार 1 महीने के अंदर तैयार की जाएगी ये लिस्ट। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से इस फंडिंग की जांच की जाएगी? देखिए, बिल्कुल विशाल, जो सरकार है वो इन मदरसों की जांच कराना चाहती है और जांच कराने में यही है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने जो है एक बैठक की थी और बैठक में निर्देश दिया था कि जो प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं उनकी जांच की जाए और जो मदरसे पंजीकृत है उनकी भी जांच की जाए, ताकि जो है ये जानकारी निकलकर सामने आ जाए कि आखिरकार वहां पर किस तरह के पाठ्यक्रम की जो है पढ़ाई कराई जा रही है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है या नहीं है, मिड डे मील का कैसे वहां पर जो है संचालित हो रहा है, वहां पर स्वच्छता की व्यवस्था कैसी है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो है निर्देशित किया गया था और इसी बीच जो है अब पुलिस हेडक्वार्टर से जो है 13 जिलों के कप्तानों को ये आदेश दिया गया है कि जो है एलआईयू के माध्यम से, यानी कि जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है उसके माध्यम से जो है जांच कराई जाए कि आखिरकार जो मदरसों में फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। इसके लेकर के जांच कराने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं और उसी को लेकर अब जो है इनकी जांच की जाएगी, सत्यापित किया जाएगा कि आखिरकार कहां से फंडिंग आ रही है और कौन लोग ये फंडिंग करने वाले हैं और आखिरकार जो फंडिंग हो रही है वो क्या सही है या बाहर विदेशों से तो ऐसा नहीं है फंडिंग हो रही है। और जिस तरह से देखा जाए कि प्रदेश के अंदर राज्य मदरसा बोर्ड के अनुसार 415 वो मदरसे संचालित हो रहे हैं, वहीं अगर वैसे प्रारूप देखा जाए तो करीब 2000 से अधिक मदरसों की संख्या होगी। तो ऐसे में जो 415 मदरसे हैं उनसे अलग जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वो किस बिना पर संचालित हो रहे हैं, कहाँ से उनको पैसा आ रहा है, क्या वो पढ़ाई वहां कराते हैं और उसमें जो शिक्षक है वो किस स्तर के शिक्षक है, वो क्या उन्हें बढ़ाते हैं, ये सब चीजों की जांच है वो जो कराई जा रही है। क्योंकि 415 मदरसों की अगर बात करें तो उनमें करीब 50,000 से अधिक बच्चे हैं, तो इसकी स्तरीय जांच हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो जिलाधिकारी है सिविल मंचल, उन्होंने भी तहसील स्तर पर बैठक की थी और तहसील स्तर के जो अधिकारी है उनको जांच के आदेश दिए थे कि एसडीएम के निर्देशन में, एसडीएम के उसमें जिलाधिकारी अल्पसंख्यक जो कल्याण अधिकारी है वो साथ ही शिक्षा के अधिकारी वो जाएंगे और वो जांच करेंगे, वहां देखेंगे कि आखिरकार किस तरह की पढ़ाई की जा रही है उसको ध्यान रखेंगे। और साथ ही अब ये पुलिस का जो महकमा है ये इस स्तर पर जांच करेगा कि आखिरकार कि कहाँ से फंडिंग हो रही है और उसकी जो है पूरे सत्यापन करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलेवार रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है जिलेवार रिपोर्ट जो है आ जाएगी। उसके बाद ये जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी और उसके बाद इस पर अगला फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार आगे अगला कदम क्या होने वाला है। जी योगेश, कितना बड़ा ये मुद्दा माना भी जा रहा है उत्तराखंड के लिहाज से भी? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के लिहाज से बड़ा मुद्दा है। इसको इस मुद्दे के जैसे ही इस पर जांच के आदेश दिए गए थे तभी से विपक्ष जो है इस पर जो है हमलावर होता नजर आ रहा था। तो वही जो है जो इस मस्जिद से जुड़े इमाम है उनके भी कई बयान सामने आए थे। कुछ ने इसका समर्थन किया था कि हाँ बिल्कुल इस तरह की जो जांच है वो होनी चाहिए। तो वही जो है विपक्ष ने के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि आखिरकार मदरसों में जो गरीब बच्चे हैं वही पढ़ाई करते हैं, वहां पर जो है इस तरह का उन्हें परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। जो है इस तरह के जो आरोप है वो सामने निकल कर आए थे। और देखिए विशाल, अगर देखा जाए तो क्योंकि जिस तरह से 2000 से अधिक की संख्या करीब जो है राज्य में होगी, लेकिन 415 ही पंजीकृत है और अन्य जो पंजीकृत नहीं है वो पंजीकृत क्यों नहीं है, इस पर सवाल जब उठे तो सरकार ने इसकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं और तहसील स्तरीय जो जांच हो रही है वो, और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर से जिस तरह से एलआईयू जांच करेगी वो, उन दोनों की रिपोर्ट जो है वो आगे प्रसिद्ध की जाएगी। उसके बाद जो किस तरह की उस पर कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्य में गांव लेने में दिलचस्पी दिखा रहे उत्तराखंड प्रवासी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रशासन को दी हिदायत। प्रवासियों के साथ पूरी उदारता से कार्य करने की दी हिदायत। हर जिले में एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रवासियों को इच्छा अनुसार दिए जाएं सभी विकल्प। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब प्रवासी लगातार उत्तराखंड में गांव गोद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं।
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की ये गाइडलाइन भी जारी की गई है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो शासन स्तर पर चल रही है। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। ऐसे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बैठक भी की और बैठक में सभी आला अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद भी रहे और इसको लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। साफ तौर पर हिदायत भी दी गई कि जो भी प्रवासी होंगे उनसे उदारता बरती जानी चाहिए और उनका पूरा सहयोग जो है वो किया जाना चाहिए। ऐसे में अभी तक 17 आवेदन जो है वो आ चुके हैं। 17 गांव गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और दुबई, यूनाइटेड किंगडम, बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया, चीन, इस तरीके से जो विदेशों में जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो गांवों को गोद लेने रहे हैं और ऐसे में वहां पर जिस भी क्षेत्र में उनका स्पेशलिटीज है उस क्षेत्र में आगे इन गांवों को बढ़ाया जाएगा और युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा और इससे कहीं ना कहीं रिवर्स प्लान में भी सहयोग मिलेगा। इस तरीके का दावा भी जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से गाँवों को गोद लिया जाता है और इन पर किस तरीके से कार्य होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। अरुण, इससे कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जरूर अगर सही तरीके से काम होता है और अगर जो गांव गोद लिए जाते हैं उनका सही तरीके से उनमें विकास होता है और जिस मकसद से गांव को गोद दिया जाता है, अगर वो मकसद पूरा होता है तो जरूर इससे उत्तराखंड को फायदा भी होगा और रिवर्स प्लान भी जो है जरूर उत्तराखंड की तरफ बढ़ेगा। जो युवा यहाँ के पहाड़ों को छोड़ करके गए हैं, जो लोग छोड़ करके गए हैं, वो लोग दोबारा पुनः जो है उत्तराखंड का रुख करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में फायदा जरूर मिलेगा अगर सही तरीके से जो है कार्य होता है तो। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि जल जीवन मिशन से उत्तराखंड के ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्य अब अपने अंतिम चरण में है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार हुआ है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध भी किया है कि जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित अवशेष धनराशि को जल्द मुहैया कराया जाए। निकाय चुनाव प्रचार में तेजी अब आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गुलबहार अहमद ने भगवानपुर कस्बे में डोर टू डोर जाकर वोट देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। जल भराव की समस्या से भगवानपुर की जनता को निजात दिलाने का वो काम करेंगे। जैसे जल भराव का था और जो क्या नाम है, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें रोड बनाने का और बिजली का और जो नालियाँ वगैरह छूट गई थी उनको वो विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। और देखिए, ये जनता का चुनाव है, इसमें हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। सब अपनी मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे जनता का प्यार मिल रहा है और जनता मेरे साथ है और हर वर्ग के सर्व समाज मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहा है। आपने कल उद्घाटन में भी देखा होगा कि सर्व समाज आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पौड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर संचालन समिति की बैठक में भाग लेना और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना बीजेपी की चुनावी तैयारियों को गति देने का संकेत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत करने का आह्वान किया है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने बताया है कि जनता तक लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। इन योजनाओं को चुनावी जीत में तब्दील करने के लिए कार्यकर्ताओं को और सक्रिय होने की जरूरत है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव में अभी समय है, इसलिए पार्टी को ज्यादा मार्जिन से वोट लेने हैं और जीतना है। देखिए, पौड़ी में हमारे सुषमा रावत दीदी जो जिलाध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पार्षद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जितना उत्साह यहाँ पे है, मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में इस बार हम रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं।
और सुषमा दीदी बहुत पुरानी कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई हमारे सुषमा दीदी को टिकट दिया जाए। मैं प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व को भी, कि उन्होंने हमारी कर्मठ जिलाध्यक्ष को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं और हम पौड़ी नगर पालिका के लिए एक संकल्प पत्र जारी करेंगे और उसमें ये तय करेंगे कि हमको पौड़ी नगर पालिका में जो जो भी अच्छे काम हो सकते हैं उनको भविष्य में किया जाएगा। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है और इससे हिमालय राज्य उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे मौसम वैज्ञानिक चिंतित हैं। आर्यभट्ट शोध एवं प्रेक्षण विज्ञान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले वर्षों में नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों में बर्फ देखने को भी नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और यहाँ की वादियों में शांति है, लिहाजा प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग परिवार या दोस्तों के साथ देवभूमि में आते हैं, जिसे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उनका घर परिवार चलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने न सिर्फ सरकार की बल्कि उत्तराखंड वासियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की तस्वीर कैसी होगी। मुख्यमंत्री मुख्य सेवक बनने के बाद जरूर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इस ट्रैक पर मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ और ऐसे ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे। दरअसल रविवार के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ राजपुर मसूरी ट्रैकिंग रूट का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और राजपुर झड़ीपानी ट्रैकिंग रूट के लिए सुझाव भी मांगे। पहली बार किसी मुख्यमंत्री के इस ट्रैकिंग रूट पर आवागमन से स्थानीय लोगों को आस लगी है कि मसूरी के ट्रैकिंग रूट अब और बेहतर होंगे और यहाँ के पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं हम उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी ट्रैकिंग रूट को विकसित किया जाएगा और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के लिए भी पर्यटकों और यात्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इधर सर्दी के मौसम में भी सरोवर नगरी यानी नैनीताल में कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग भी मौसम के इस बदलाव से हैरान हैं। नैनीताल में पिछले वर्षों की अपेक्षा जनवरी में दिन और रात सर्द होने के बजाय गर्म है। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कहा कि चिंतनीय विषय है और हमें उन वृक्षों का, उन झाड़ियों का, उन वनस्पतियों का चयन करना होगा जो नमी बरकरार रखते हों। जैसे बेंज हमारे यहाँ जो है बांज का पेड़ है, बांस के पेड़ हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो पानी को जो है एकत्रित करने का काम करते हैं, पानी को सोखने का काम करते हैं, नमी बनाने का काम करते हैं और भूजल को बढ़ाने का भी काम करते हैं। इस प्रकार के वृक्षों का और इस प्रकार की वनस्पतियों का जो है हमें रोपण पर ज्यादा जोर देना होगा। वैज्ञानिकों का शोध तो ये कहता है कि भविष्य में कम ऊंचाई वाले नैनीताल जैसे ठंडे इलाकों में बर्फबारी नहीं होगी और ये बात सच भी लगती है, क्योंकि कुछ दशक पहले इन दिनों नैनीताल जैसे इलाकों में बर्फ की चादर दिखती थी, लेकिन इस साल पाला तक नहीं पड़ा है। आर्यभट्ट शोध एवं परीक्षण विज्ञान संस्थान यानी कि एरिज के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि फॉरेस्ट फायर और जंगलों में झाड़ियों के कटान से नमी बनाए रखने वाली घास
और वनस्पति नष्ट होती जा रही है। इससे पाला तक पड़ना कम हुआ है। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की वजह से पर्यावरण भी तेजी से बदल रहा है। अभी भी अगर हम नहीं चेते तो स्थितियां और भी खराब हो सकती है। मुख्यमंत्री कल देहरादून के राजपुर रोड पर घूमने के लिए निकले और उन्होंने सड़क का जायजा लेते हुए कहा कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए जिससे पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आ सके। अच्छी बात है, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, ये प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार सरकार को चेता रहे हैं कि हिमालय का पर्यावरण गड़बड़ा रहा है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार गंभीर नहीं है, पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है और उसको सरकार रोक नहीं पा रही है। इस बार नैनीताल में बर्फ नहीं गिरेगी, ये वैज्ञानिक कह चुके हैं कि 2000 फीट तक बर्फ का गिरना मुश्किल है। ये निश्चित तौर पर हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी है। सरकार को समय रहते हुए जागना चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूती से सरकार समय रहते कदम बढ़ा सके। सरकार ने अगर और देर की तो आने वाले समय में न पर्यावरण बचेगा, न हिमालय बचेगा, न पर्यटक आएंगे और सरकार केवल जो है डपली बजाती रहेगी, बयानबाजी करती रहेगी। देखते हैं सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना गंभीर है और पेड़ों के कटान पर कितना रोक लगा पाती है। इन मामलों के जानकार कहते हैं कि बर्फबारी तभी संभव होगी जब कम से कम 48 घंटे तक भूमि का तापमान 4 डिग्री तक गिरा रहे, साथ ही आकाश में बादल हो और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत असामान्य स्थितियों में ही समुद्र तल से 2000 मीटर के इलाके में कभी कभार बर्फबारी देखने को मिल सकेगी। वर्ष 2024-25 में मौसम के परिवर्तन पर कई शोध हुए हैं। इससे ये तथ्य सामने आया है कि बर्फबारी अब 200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हो रही है। निचले इलाकों में अब भविष्य में बर्फबारी बहुत मुश्किल है। देखिए, ये सरकार जो है हर चीज में फेल है। पर्यावरण को लेके आप बात कर लें, हर चीज में आप देखें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप पेड़ों को काट रहे हैं और मतलब आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। पहाड़ों को आपने पूरा खोद डाला, पहाड़ खोद दिए आपने, रेल के नाम पे पहाड़ों को पूरा खोद के रख दिया आपने, सुरंगें बना दी। यहाँ पर आपने नैनीताल में जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं, बताएं, ये तो अगर ऐसी रिपोर्ट आई है तो वाकई सोचने विषय है। उत्तराखंड में बच क्या जाएगा? पर्यावरण इतना खराब हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो स्थिति बहुत विकट है और सरकार को निश्चित सोचना चाहिए कि कहाँ पर क्या ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा पर्यावरण बचाया जा सके। आप देखें अभी केदारनाथ के अंदर जो है, जब पहले कहा करते थे, लोग कहते थे कि केदारनाथ में जोर से बोलना भी नहीं है, अगर आवाज जाती है तो उससे भी ग्लेशियर को फर्क पड़ता है, तो वहाँ जोर से बोलने के लिए मना करते थे। आज पूरा केदारनाथ आपने पर्यटन के नाम पर हवाई जहाज को उड़ा उड़ा के आपने पूरा वहाँ को खत्म करने का काम किया है। तो सरकार को चाहिए निश्चित ही जो पर्यावरण के बारे में जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनसे विचार विमर्श करें, बात करें और एक सही फैसला लें। कम से कम पर्यावरण तो बचाओ। आप रोजगार नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं कर पाए, स्वास्थ्य, आप पर्यावरण भी खत्म कर दोगे क्या? आप वन अग्नि से नहीं बचा पा रहे हैं। हर जगह ये लोग फेल हो रहे हैं। इन्हें निश्चित पर्यावरण जो मित्र हैं उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और उनकी राय के हिसाब से काम करना चाहिए। नैनीताल, मसूरी जैसे इलाकों में बर्फबारी नहीं होने के पीछे मौसम में बदलाव को माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह जंगलों की कटाई, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में झाड़ियों का कटान और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन है। उत्तराखंड में हाल के वर्षों को देखें तो विकास कार्यों के नाम पर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। बात चाहे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई की करें या फिर बड़े बड़े टनल निर्माण के। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।